नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इमरान खान हुकूमत ने पार्लियामेंट के एक जॉइंट सेशन में चंद घंटे पहले फैटफ लेजिस्लेशन के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून को पास करवा लिया। इसे हुकूमत की बहुत बड़ी सियासी कामयाबी करार दिया जा सकता है। ये वही बिल है जिसे 26 अगस्त को ऐवान बाला ने रद्द कर दिया था। फिर इसे मंडे को दोबारा नेशनल असम्बली में हुकूमत लेकर आई। ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन इसे जब नेशनल असम्बली ने पास किया, आज सुबह फिर पाकिस्तान के अपर चैम्बर ने ऐवान बाला ने इसे एक बार फिर 31-34 की अक्सरियत से 34-31 की अक्सरियत से रद्द कर दिया। फिर इसे जॉइंट सेशन में ले जाया गया जहां हुकूमत ने तैयारी कर रखी थी और बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ। 190 वर्सेस 200, यानी एक तरफ 200 वोट पड़े हुकूमत को, 190 जो है अपोजिशन की जमातों ने हासिल किए, लेकिन हुकूमत ने इस बिल को, कानून को मंजूर करा लिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तकरीर करते अब से थोड़ी देर पहले ये कहा कि उन्हें अपोजिशन के लीडर्स की जहन पे और उनके मफादात पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि फैटफ का ये कानून जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये कोई PTI को या प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर पर नहीं चाहिए। ये और बात है कि अपोजिशन की जमातों का ये कहना है, जो मसलसल कह रहे हैं गुज़श्ता 3 हफ्ते से, कि हुकूमत फैटफ के कानून की आड़ में अपने लिए ऐसी ताकतें हासिल कर रही है जिन्हें अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब की जो पिटीशन, उनकी जो दरख्वास्त थी, उसे फाइनली रद्द कर दिया। वफाकी हुकूमत को उन्होंने एक तरह से एब्सकॉन्डर करार देने का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट भी किया और वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है इशू किए जाएँ। अब याद रहे कि 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने नवाज़ शरीफ साहब को कहा था कि वो 10 सितंबर तक कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दें। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें एब्सकॉन्डर या मफरूर करार दे दिया जाए। अब वो सूरत हाल हो चुकी है। इस पूरी सूरत हाल को, जो गुज़श्ता 48 घंटे की सियासी डेवलपमेंट्स हैं, इन पे कमेंट करते हुए एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने, इस्लामाबाद बेस्ड एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा कि ऐसा लगता है कि हर क्राइसिस और हर चैलेंज के बाद इमरान खान हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत होकर और स्टेबल होकर इमर्ज करती। इसी थीसिस और इसी पोस्टुलेट के साथ हम अपनी आज की बहस का आगाज़ कर सकते हैं। इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। इससे पहले नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। मुझे कराची से पाकिस्तान की मुमताज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर और सहाफ़ी और कॉलमिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे लाहौर से पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमिस्ट और एडिटर हारून रशीद साहब भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और उसके बाद डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्फे में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट ने, जिनको मैंने अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। मेरे साथ अब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर, PMLN के और अपोजिशन के सीनियर रहनुमा, और अभी असम्बली के जॉइंट पार्लियामेंट का जो सेशन है जहाँ हुकूमत ने फैटफ लेजिस्लेशन को पास करवाया, वहाँ से आ रहे हैं। मैं अपने थीसिस को दोहराता हूँ जो एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा कि हुकूमत हर क्राइसिस के बाद लगता है पहले से ज़्यादा स्टेबल और मजबूत होकर इमर्ज करते। खुर्रम दस्तगीर साहब, योर टेक ऑन दैट। जी देखिए, अगर तो आप मुझे कहते कि आटा जो है 70 रुपये से 60 रुपये हो गया है तो मैं मान जाता आपकी बात कि जी हुकूमत बड़ी मजबूत हो गई है। अगर चीनी जो है पता चलता है कि 110 से गिर कर दोबारा 55 पर आ गई है जहां हमने छोड़ी थी, तो हम बात मान लेते। हम ये देखते कि जी मुल्क में जो है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इम्प्रूव हो गई है, फिर हम कहते हैं कि वाह कमाल हो गया जी, गवर्नमेंट ने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अगर बिजली सस्ती करने का प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर आज अनाउंस करते हैं पार्लियामेंट में, तो हम कहते हैं यार ये तो हुकूमत फिर मजबूत हो रही लगता है इकनॉमिकली। लेकिन किसी भी जो यार्ड स्टिक है जिसका पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ है, उससे मामलात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे। और अभी भी अगर हमें कुछ ये सर कि चैलेंज था इस फैटफ लेजिस्लेशन को, सेनेट से रद्द हो गई, दोबारा सेनेट से आज सुबह रद्द हो गई, जॉइंट सेशन में जाना, हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बात नहीं मानी उन्होंने, कन्फ्रंट किया हेड ऑन आप, और सिर्फ 10 वोटों से जीते। हुकूमत की स्ट्रेंथ जो है वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। ये वही स्ट्रेंथ है जिस तरह 2018 में RTS की बुनियाद पर ये इलेक्शन हुआ। आज भी जो काउंट है वो मशकूक है और इस पर हम गौर करें। काउंट भी मशकूक है जी, काउंट जो है वो दुरुस्त नहीं है। और कैसे हुआ काउंट, किस प्रोसेस के तहत जी? वो एक ऐसा प्रोसेस हुआ, आपके कुछ नाजरीन ने तो वीडियो देखी होगी जब वो लाइव आ रहा था, कि एक तो जब वो होता है कि जी आप खड़े हो जाएं जो दोज इन फेवर, तो उस दौरान जो है वो हुकूमत के कुछ अरकान जो हैं MNAs
वो हुकूमती साइड से चल के 8-10 जो हैं वो अपोजिशन की साइड पर आए और उन्होंने वहां बकायदा एक हंगामा किया, 1-2 लोगों को खड़ा होने पर मजबूर कर रहे थे वो। अच्छा, जबरदस्ती खड़ा करने की मजबूर कर रहे थे। वहां थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई, स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं आप लोग बैठ जाएं, फिर खुद जो गवर्नमेंट के विप हैं वो वहां गए, उन्होंने कहा नहीं ये काम मत करें। इस तरह के इशूज में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये काउंट दुरुस्त नहीं था। देखिए इसका बड़ा वाज़ेह तरीका था। अगर हमारे जहन में ये शकूक थे तो जिस तरह हमने स्पीकर को बारहा ये डिमांड की कि आप रिकाउंट करा लें, बल्कि जो सबसे शफाफ रिकाउंट नहीं हुआ, फिर वो नहीं हुआ। हमने कहा सबसे शफाफ तरीका ये कि आप डिवीजन करा लें। ठीक है जी, जो यस हैं वो एक तरफ चले जाएं, जो नोज हैं वो हर बंदा रिकॉर्ड होगा और क्लियर नंबर आ जाएगा। और उस पर ज़ाहिर है जब डिवीजन के बाद जो नंबर आता है वो कहीं से भी चैलेंजेबल नहीं, वो दुरुस्त नंबर है। आपको शक है तो अगर आप समझते हैं ये कंफ्यूजन ना होती तो कितने नंबर थे ऑपोजिशन के पास जॉइंट सेशन में? जी हमारी नज़र में हमारे 3 लोग ज़्यादा थे हुकूमत से। अच्छा, हुकूमत से ज़्यादा थे? हुकूमत से ज़्यादा थे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा इस पे एक शक पैदा हुआ, स्पीकर का ये फर्ज था और आज स्पीकर ने बड़ा एक फाशिस्ट रवैया इख्तियार किया है पार्लियामान में। और हमें ये महसूस हुआ कि ये वही पार्टी है जिसने 6 साल पहले पार्लियामान का जंगला तोड़ा था और आज उन्होंने पार्लियामेंट में वोटिंग का तकद्दुस तोड़ा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो एक स्पीच की उसमें बड़े दुख का उन्होंने कहा, इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे बड़ी मायूसी हुई कि जो अपोजिशन के की लीडर्स हैं ये फैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन की मुखालफत अपने मफादात में कर रहे हैं। ये कोई हमारे मफाद में नहीं था, ये हमें इस स्टेज तक लेकर गए कि हम ग्रे लिस्ट में चले जाएं। और उनका बेसिक मुद्दा यही था कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे तो पाकिस्तान शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार हो जाएगा। ये वो मसलसल वज़ीर आज़म को ये कौन समझाएगा कि काले कवानीन पास करने से आप उस काली फहरिस्त से नहीं निकलेंगे। ब्लैक लॉज विल नॉट गेट यू आउट ऑफ द ब्लैक लिस्ट। अच्छा, देखिए ये थ्रेट है, ये नहीं, ये थ्रेट नहीं, ये फाटफ के एनालिसिस है। ये एनालिसिस है। देखिए फाटफ जो है ना वो एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन होती है, रिपोर्ट, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है जो अक्टूबर 2019 में लास्ट पब्लिश हुई। उसमें फाटफ ने इंडिकेट किया एट सम डिटेल कि जी इस तरह के हमें कवानीन चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप ऐसे कवानीन पास करें जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादम हो, जो हमारे शहरियों के जो बुनियादी आइनी हकूक हैं उनसे मुतसादम हो। मसलन आज जो लेजिस्लेशन हुई है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको एक ब्लैंकेट राइट दे दिया है कि वो बगैर किसी एविडेंस के किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दे कि जी मुझे शक है कि ये मनी लॉन्ड्रर है, लिहाजा ये बंदा अंदर है। और फिर उसको कहा कि जी वो 60 डेज के बाद कहीं जाके उसको देखा जाएगा। इस तरह के जो काले और इस तरह के जो काले टीके जो हैं ये हर फैटिव लेजिस्लेशन के अंदर थे। एंड लिटरली मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं कि जिस तरह माली वो जहरीली बूटियां निकालता है ना जी बाग में से, हमने फैटिव लेजिस्लेशन में ये जहरीले क्लॉजेस जो है ना एक करके। अभी आपने लास्ट टाइम भी ऐसा कहा था, हुकूमत के फिर जो वज़रा आए उन्होंने और एक्सप्लेनेशन दी। राजा आमिर अब्बास साहब, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कोई ऐसा नया कानून नहीं बनाया है जो अपोजिशन कहती है। दर हकीकत वही नैब का जो पुराना कानून 2010 से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है वो हिस्सा है इस फैटिव की लेजिस्लेशन का। वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन पहले से एग्जिस्ट करता था, उन्होंने उसमें कोई एनहेंसमेंट या कोई रद्द बदल नहीं किया। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने ये नैब का लफ्ज़ यूज़ किया और प्राइम मिनिस्टर ने 2 अल्फाज यूज़ किए कि मुझे इनकी ज़हनी कैफियत जो अपोजिशन की पार्टीज थी और इनके मफादात को सामने देख के बड़ा अफसोस। मैंने वैसे जहन कहा है, उन्होंने जहनियत कहा जी। अब ये 2 बातें अगर आप देखते हैं तो अपोजिशन की अगर हम 2 मेन पार्टीज देखते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अनफॉर्चुनेटली दोनों की जो टॉप की लीडरशिप है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, उनकी हमशीरा जरदारी साहब की हों, या खुर्शीद शाह साहब हों, और दूसरी तरफ हम देखते हैं चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बेटी हैं मरीम बीबी हैं, चाहे उनके भाई हैं शहबाज शरीफ, या उनकी पूरी फैमिली है। तो दोनों तरफ जो इशू है वो नैब का ही इशू है। और नैब का इशू में जो मेन केसेस हैं, चाहे जरदारी साहब का भी मेगा वो करप्शन का केस देखें और इधर वो टीटीज़ वाला केस भी आपके इल्म में है, ये सारा पर्टेन करता है मनी लॉन्ड्रिंग से। अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो पहले लॉ था वो एक ज़माने में नैब में मौजूद है, ये दुरुस्त कहा। अब जबकि इनको जो इशू आया वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट जो कि 2010 का है, उसमें चंद तरमीम, एक तरमीम ये कि जी इनका कहना है अपोजिशन का कि इसको नैब के एम्बिट से निकाल दें
और फिर ऑटोमेटिकली एफआईए इसको देखेगा। एफआईए डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो मौजूदा या जो भी गवर्नमेंट होती है उस वक्त की, उसके अंडर होता है, तो वो एक इंडिपेंडेंट अदारा जैसे नैब है उसके एम्बिट से निकल जाएगा। नंबर 2 ये कि कॉग्निजेबल इसको ना बनाइए, इसको नॉन कॉग्निजेबल बनाइए, यानी ये कि जब तक वारंट्स नहीं होंगे अरेस्ट नहीं होगा। अब आप अगर पाकिस्तान पीनल कोड को देखें तो चोरी करे एक शख्स साइकिल, उसे तो पुलिस पकड़ लेती है मौके पे ही, लेकिन अगर एक शख्स इस मुल्क में आपका, मेरा, गरीबों का टैक्स का जो पैसा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर का जो पैसा है, वो अरबों की तादाद में और लूट के अगर बाहर भेजता है तो फिर उसे पकड़ने की इससे पहले कि मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ जाऊं, जो राइट ऑफ रिप्लाई, क्विक राइट ऑफ रिप्लाई, जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए ये कह रहे हैं ये फैशिस्ट मेंटालिटी है। अगर किसी शख्स ने ये ऐसा किया है तो क्या एविडेंस नहीं? सिंपल बात है, किसी को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए। सही, ठीक है। और ये कह देना काफी नहीं है कि जी साइकिल चोरी होती है तो उसका कोई ओनर जाके बोलता है ना भाई कि मेरी साइकिल चोरी हुई है, ये मेरी ओनरशिप थी, मेरी साइकिल मेरे पास थी। यहां जब आपने इस किस्म के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन अफसर को ये फाशिस्ट ताकत नहीं दी जा सकती कि वो बगैर सबूत के लोगों को पकड़ ले। जो स्टेट का नुमाइंदा होगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसके पास कोई कॉज ही नहीं होगा तो लोगों को पकड़ने लग जाएगा। जी यही शक है आपको? आप देखें, क्या इंजीनियर कमरुल इस्लाम पे कोई कॉज था? क्या साद रफीक पर कोई कॉज था? सुप्रीम कोर्ट लिटरली किक्ड आउट दैट केस। साद रफीक पे तो केस बनाया हुआ था ना पैरागॉन का। मैं कह रहा हूं कि केस बनाना हाँ। यही तो बात है इस गवर्नमेंट की कि केस बनाकर इल्जाम लगाकर लोगों को जेलों में फेंक दें। शाहिद अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, और कह रहे हैं सभी इनोसेंट हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको जब बेल मिली है, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स वॉच, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान में, यूरोपियन यूनियन, सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो केसेस थे इनमें कोई एविडेंस नहीं थी। यूरोपियन यूनियन भी कह रही है, यूरोपियन यूनियन भी ये कह रही है कि नैब का जो सिस्टम है वो वन साइडेड है। नहीं, नैब पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया होगा, इन केसेस पे तो नहीं, यही तो ये केसेस वन साइडेड ही है ना। बात ये है कि अगर आप इन सब लोगों को आपने धर दिया, कोई 8 महीने रहा, कोई 1 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, और एंड में जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये लिखा, मसलन जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है मरीम नवाज की बेल के ऊपर, या अब जो जस्टिस मकबूल बाकर की जजमेंट है, लिटरली ये नैब के खिलाफ एक ऐसी चार्जशीट है जिसका अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं है। मजहर अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या टेक है, आपका क्या तबसरा है इस पूरी बहस पे? शुक्रिया मोहित। देखिए, जो पाकिस्तान में फियर रहा है ना कि जब भी आप कोई लेजिस्लेशन करते हैं तो वो बज़ाहिर तो किसी एक ख़ास मकसद के लिए होती है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो ब्लेटेंट अंदाज में किया जाता है। अब आप जब ये पावर दे देते हैं तो आपको क्या पता कि किसी आदमी को आपने सियासी मकासद के लिए उठाया है या वाकई ही वो मनी लॉन्ड्रिंग में है। अभी आप आहद चीमा का देख लें ना केस, 2 साल आपने रखा उसको, और उसके बाद नैब ने वो केस क्लोज कर दिया और वो रिहा हो गया। अब वो जो 2 साल उसके हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो ये जो हमारे यहाँ रहा है, आप अभी ये जिस तरह ये मोटरवे केस के सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि सख्त लेजिस्लेशन, जब भी पाकिस्तान में पुलिस को कोई सख्त लेजिस्लेशन हाथ लगती है ना तो सिर्फ पुलिस के रेड्स बढ़ जाते हैं। अगर मर्डर केस में 25 लाख रुपए वो मुल्ज़िमान को बचाने के लिए लेते हैं तो आप उस कवानीन को सख्त करेंगे तो उसके रेट 50 लाख हो जाएंगे। यही FIA में मामलात होते हैं, यही दूसरे इदारों में मामलात होते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो विदाउट वारंट अरेस्ट, आप मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें हमेशा सीक्रेटली मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन बड़ी सीक्रेटली होती है, आपने एक एविडेंस कलेक्ट कर ली, आप पहले मरहले पे क्या करते हैं, आप उस आदमी को ECL पे डाल दें, वॉच लिस्ट पे डाल दें ताकि वो मुल्क से नहीं भागे। उसके बाद जब आपके पास इतना एविडेंस हो जाए जिसमें आप उसकी गिरफ्तारी डाल सकें तो गिरफ्तार करके वो वारंट इशू करके गिरफ्तार करने में क्या हर्ज है? जब आप उसको उठा लेते हैं, 60 दिन रखते हैं, 90 रोज रखते हैं, इस पे और उसके बाद शवाहिद नहीं आते, इसमें और उसको आप ये जो आपने आर्गुमेंट दिया, इसके मज़हर साहब 2 किस्म के काउंटर आर्गुमेंट हैं।
जो सियालकोट मोटरवे में रेपिस्ट मफरूर है, उसके बारे में अब सारा पाकिस्तान ये कह रहा है, पुलिस ये बता रही है कि वो पहले भी एक डेकॉयटी में जहां गैंग रेप हुआ एक माँ का और एक बच्ची का, उसमें वो मुलव्वस था, फिर उसकी बेल हो गई और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो कि पाकिस्तान का तरीका है। दूसरा यहाँ पे ये आर्गूमेंट है कि जो बहुत से डिफेंडेंट्स होते हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी भी ये कोशिश होती है कि केस किसी कन्विक्शन की तरफ ना जा सके और एक नेक्सस और बाहमी गठजोड़ होता है प्रोसिक्यूशन एजेंसी और डिफेंडेंट के दरमियान, जहां मामला खास करके स्टेट के होते हैं, जहां चीज़ों को लटकाया जाता है। डिफेंडेंट बैठना चाहता है, वो कहता है मैं 8 महीने 10 महीने बैठ जाऊं जेल में, चीज़ प्रूव ना हो सके। किसी भी बाअसर शख्स पे पाकिस्तान की तारीख में केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा, जहां जनरल जिया का ज़ाती वैनम था, कभी प्रूव ही नहीं हुआ किसी भी केस। तो ये भी एक डिफेक्ट जो है कि इसकी बहुत ज़्यादा इसका बहस अब हो रही है पाकिस्तान में, इन दोनों डिफेक्ट की। मुईद, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं 100% आप क्यों हुआ ये, उसने बेशुमार क्राइम किए होंगे। आप क्या समझते हैं पुलिस की निगाह से दूर होगा वो? आप क्या समझते हैं पुलिस को ये पता नहीं होगा? जो अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं, आप समझते हैं कि वाकई सिर्फ अनरिपोर्टेड होते हैं? एफआईआर दर्ज करने से पहले जब आप जाते हैं ना एफआईआर कटवाने किसी क्राइम की, तो वो पहले सादा कागज पे लिख लेता है दरखास्त आपकी। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो वो आपको पक्की एफआईआर नहीं लिख कर देता, वो पहले सादा कागज पे देता है। वो जाके उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने कार चोरी की होती है, उससे वो डील करता है। ये आपके यहाँ जो क्राइम्स का इजाफा हुआ है ना, और आपके यहाँ लेस कन्विक्शन है, उसकी बुनियादी वजह आपकी इंतहाई करप्ट और क्रिमिनलाइज पुलिस है। जब तक आप इस पुलिस को बेहतर नहीं करेंगे, आप इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ला ही नहीं सकते। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन, आपको पता है पुलिस सर्जन्स कितने पैसे लेते हैं, आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या होता है, आपको पता है कि डीएनए में क्या होता है। ये सब नेक्सस है बिटवीन क्राइम, बिटवीन पुलिस सर्जन, डीएनए, डॉक्टर्स, ये सब मिले होते हैं। तो जब तक आप उस चीज को जब तक उस चीज को नहीं करेंगे, ये क्राइम्स होते रहेंगे, और जब आप सजा बढ़ा देंगे तो उनके रेट्स दुगने हो जाएंगे। याद रखिए, जब तक आप इस चीज को बेहतर नहीं करेंगे, आप सही कन्विक्शन पे जा ही नहीं। रुकिए जरा, हमारे साथ एक वकील भी है जो पहले प्रोसिक्यूटर भी रह चुका है। ठीक, आप प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं। ये मसला भी तो है ना कि डिफेंडेंट और उसका वकील दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि केस लटकता रहे, बिकॉज जैसे जैसे डिले होती है वैसे वैसे प्रोसिक्यूशन का केस, उसकी डिटर्मिनेशन वीक हो जाती है। और पॉलिटिकल केसेस में होता है, ये भी एक एंगल है। ठीक है, ये नॉन पॉलिटिकल केसेस में भी होता है, इसीलिए मर्डर 5-5 साल चलता है बेसिकली सेशन कोर्ट में। और तो फिर अभी उस सियालकोट वाले का देख लें, फिर ये कि बेल हो जाती है। बेल होने का मात है पाकिस्तान में कि ख़त्म ही हो गई बात। अब इसके दो पहलू हैं डॉक्टर साहब। एक, मज़हर ने बिल्कुल सही निशानदही कि पुलिसिंग का जो सिस्टम है उसको ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में हो जाता है, आपके सामने अब हम लोग हैरान हैं कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो पता नहीं सही थी या नहीं थी, जिसमें मियाँ साहब बैरून मुल्क चले गए। यही वो बातें हैं जो मज़हर कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स गलत हो जाती हैं, लेबॉर्ट्री से फेक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फोर्ज आ जाती हैं। तो पुलिसिंग डजंट मीन आप अदारों को दुरुस्त कीजिए, लेकिन कानून साजी, देखिए अदारों को दुरुस्त करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, और उसमें फिर अगर आप फेटिफ जैसे जिसमें नेशनल इंटरेस्ट है उसके बिल पे आके आप यकजा नहीं हो रहे, तो आप ये लेजिस्लेशन कैसे करेंगे, कानून साजी कैसे करेंगे, पुलिस की रिफॉर्म्स और लॉज में कैसे चेंजेस लाएंगे? आप कैसे ये कहेंगे कि इस मुल्क में एक शख्स जिसको कन्विक्ट है, एक शख्स जिसके बारे में अब हालिया आपने ही अपने इंट्रो में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ये एब्सकॉन्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि इस शख्स ने अपनी बेल जंप कर ली 8 हफ्तों के बाद, ये इसका स्टेटस क्या है? तो जब ये चीज़ें कौम के सामने आपकी अदलिया कहेगी, दस्तगीर साहब ने कहा कि अदलिया ने ये बातें की ख्वाजा बिरादरांस के केस में, लेकिन यही बातें एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के लिए भी वही अदलिया कर रही है कि जनाब वो किधर हैं 3 बार के वज़ीर आज़म जो इलाज के लिए गए थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको बैठ के इसी पार्लियामेंट ने, किसी और ने दुरुस्त नहीं करना। और अनफॉर्चुनेटली हमें वो पैनामा की जजमेंट याद आती है जो पिछले दौर में लिखी गई थी, और उसमें कहा गया था कि जब आप अदारों के जो चेयरमैन होते हैं, ये जो हेड्स हैं,
अपने क्रोनीज लाते हैं, और क्रोनीज जिनका मकसद ये नहीं होता कि अदारों को वो मुस्तहकम करें, उनका मतलब मकसद है कि अपने आका को, अपनी लीडरशिप को खुश करना है, फैसिलिटेट करना है। तो ये वो रूट कॉजेज हैं कि जिनकी तरफ अब हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप, ये वो चीजें हैं कि जो एक दिन में या एक लेजिस्लेशन से दुरुस्त नहीं होंगी, इट वुड टेक सम टाइम। और आपने जैसे इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब का जो हर स्टेप है वो आने वाले दिनों में एक मजबूती की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान तो मैंने को किसी का थीसिस दिया है, जी, एक उसकी है। लेकिन बाज़ाहिर लग रहा है कि एक पॉजिटिव उस तरफ जा रहा है कि किसी तरीके से ये मुल्क, ये जो इस किस्म की चीज़ों में अदारों की इस किस्म की कमज़ोर स्ट्रक्चरिंग में फंसा हुआ है, उससे निकले। ठीक है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, नवाज शरीफ साहब का जो केस अगर इन पॉइंट आप देखें तो इसको अगर बाकी सब चीज़ों को करें, इसको सिर्फ लीगल एकेडमिक देखें तो ये टाइम बाइंग की एक बेहतरीन एग्जांपल लगती है, जहां टाइम बाय किया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है। पहले उन्होंने अपनी कन्विक्शन सेट असाइड कराई 9 बरस के बाद सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि मुल्क का सियासी ढांचा बदल गया, वो ताकतें ख़त्म हो गई जिन्होंने पहले उनके खिलाफ थी, फिर ऐसी ताकतें आ गई जिनको फेवर करती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके अपील का राइट बनता ही नहीं था, 8 या 9 बरस के बाद उन्होंने अपील का राइट ले लिया, अपनी कन्विक्शन सेट असाइड कर दी। एक बार फिर वो यही सोच रहे हैं, वो टाइम बाइंग कर रहे हैं, मसलसल टाइम बाइंग कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप रिलीफ भी ले रहे हैं। जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को 1 सितंबर को हाई कोर्ट ने बेसिक पिटिशन से अलग कर दिया, वो अलग अपनी पिटिशन एवन फील्ड में कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम बात कर रहे हैं पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो तो हर जगह हमें नजर आ रही है। पहले तो क्रोनीज को ना बोले ना, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के, वो कौन है? वो कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी है। स्पेशल असिस्टेंट कौन? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हैं, उनका नाम आप खुद ढूंढ लें, वो फ्रेंड ऑफ इमरान है। ठीक ठीक है, और एक नहीं है अभी जो, चूंकि इसके साथ ताल्लुक है, जुल्फिकार का कह रहे हैं। ठीक ठीक है जी, तो क्रोनी पॉलिटिक्स चल रही है। जी जी, बहुत जोर से चल रही है। अब देखिए ना, क्या उतनी ही शिद्दत से चल रही है जितनी पहले थी? ये तो अब आप फैसला कर लेंगे, इस पे हम सबकी राय फर्क होगी। जो मुशीर सेहत हैं, वो इमरान खान साहब के अस्पताल के जो हैं हेड हैं, उनको उठाकर लगा दिया गया है। बड़े क्वालिफाइड आदमी हैं, लेकिन ये याद रखें, उन्होंने 3 दफा वेरीफाई किया था मियां नवाज शरीफ की हेल्थ। उस उन्होंने जाती तौर पे कब किया? जी, जाती तौर पे उनको इमरान खान साहब ने वेरीफाई करने भिजवाया। आपके ख्याल में उन्होंने भिजवाया? उन्होंने 3 दफा भिजवाया कि चेक करो कि ये 3 दफा तो कहाँ है? मैंने उनसे पूछा, वो तो बेसिकली वो ताहिर शमसी और यास्मीन राशिद। अब ताहिर शमसी जो है, उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं किसी कोर्ट में जाकर, डॉक्टर साहब का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फैसल जी, डॉक्टर फैसल ने तो वेरीफाई नहीं किया। उनका सिर्फ एक कमेंट आ गया, उनको फॉर्मली नहीं बुलाया गया था, क्योंकि हमने तो नहीं उनको बुलाना था। उनको इमरान खान साहब ने खुद जाके खुद भिजवाया था कि आप जाके चेक करें कि क्या ये वाकई दुरुस्त है कि नहीं है। तो क्रोनीज तो हर जगह पर है। ये कह देना कि जी आज के दौर में बड़ी क्रोनी कोशिश हो रही है। दूसरा, ये बात याद रखें, फैक्ट ये है कि ऑपोजिशन ने फाटफ के 8 बिल पास भी करवाए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल भी पास करवाया है, हमने ATA1 भी पास कराया, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का बिल भी पास कराया, हमने कॉर्पोरेट लॉ में जो चेंजेस हैं वो भी पास करवाए। तो ये कह देना कि जी ऑपोजिशन ने सिर्फ ये कहा, जिसना मैंने कहा कि हमने वो जो पॉइजनस वीड्स से, जो जहरीली जड़ी बूटियां थी, वो हर बिल में से निकाली। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल में 23 सफ़े की अमेंडमेंट्स थी जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की, हमारी दी हुई, उसमें बड़ी नेगोशिएशन भी हुई। लेकिन वो जब उन्होंने वो क्वेश्चन रह गया उधर कि नवाज शरीफ साहब तो टाइम बाइंग कर रहे हैं। जी, वो जो कानूनी जंग है वो अपनी जगह पर जारी रहेगी। तो फिर बाकी सब भी तो कानूनी जंग कर रहे हैं ना। मेरा मतलब है कि मैं कानून की बात करना, देखिए ये वही अदालत है जो मकबूल बाकिर का केस भी है, वही अदालत है जिसने नवाज शरीफ को कल कहा कि मकबूल बाकिर का कौन सा केस? जो केस साद रफीक वाला केस। अब वही अदालतें हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक नहीं 3 दफा एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, 2014 में, 16 में और 17 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया था, लेकिन इधर ही थे पाकिस्तान में। जी, इधर ही थे, ऑफ कोर्स वारंट्स निकले थे। नहीं, आखिरी दफा जो है अक्टूबर 17 में दायमी वारंट जिसे कहा जाता है वो भी निकले, नॉन बेलेबल वारंट निकले थे। जी, और उसी आप जरा कोई गिरफ्तार नहीं करता था। दिस इज व्हाट यू से। दिलचस्प बात है कि उस तमाम दौरान जब इमरान खान साहब कानूनी तौर पर अदालत के सामने मफरूर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैनामा रेफरेंस सुना। जिस दिन पैनामा का डिसीजन आया 28 जुलाई 2017 को, उस दिन भी इमरान खान वो केस क्या था? वो मफरूर था एंटी टेररिस्ट कोर्ट, जब इन्होंने इनके जो थे पार्टी के कारकुनों ने जाके पुलिस वालों को ज़दोकोब किया था, अफसरान को, और इमरान खान साहब ने थाने में से जाकर जबरदस्ती अपने कारकुनों को धरने के दरमियान। तो वो अब कानून तो वही है ना जी, कानून इमरान खान को भी एब्सकॉन्डर कह रहा है, कानून जो है वो वजीर आजम बन गए आज,
कानून नवाज शरीफ को भी कह रहा है, कानून के मामलात वो कानून में ही लड़े जाएंगे, उस पर हमारे इख्तिलाफात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि ये इशू अब ये देखें डिस्कशन गहरी हो गई। मज़हर अब्बास साहब, फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सारा जो कानूनी ढांचा है वो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल विम्स के साथ ही चलता है। जो इमरान खान का केस था धरनों के दौरान दहशतगर्दी का, असद उमर पे भी वही दहशतगर्दी थी और भी 2-4 लोगों पे थी। अब नवाज शरीफ साहब का केस क्या उसी कैटेगरी में जाएगा जिस कैटेगरी में इमरान खान का केस था, धरनों वाला दहशतगर्दी? आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखें कि जिस केस में आज नवाज शरीफ कैद हैं वो जज अरशद मलिक का केस है, जिन्हें हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने डिसमिस किया है मिसकॉन्डक्ट पे। ये उनका लिखा हुआ फैसला है। वो ये भी तो है ना कि उनको लेकर भी आप ही आए थे, आपने ऑब्जेक्शन की। जी, मैं सिर्फ फैक्ट सामने, ये अदालत ने फैसला करना है कि ये कितना रेलेवेंट नहीं। लेकिन मोहम्मद बशीर को हटाया आप लोगों ने, आपने कहा ये नहीं सुन सकते, ये भी तो एक फैक्ट है ना। और इनको पिंडी से आपने ही ट्रांसफर करवाया, यहाँ लगाया सेकंड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। फैक्ट सामने आ जाए, आपकी चॉइस थी ना। फैक्ट्स आएंगे तो हमारे कहने पे तो मिसकॉन्डक्ट नहीं किया, क्या हमारी प्रोटेक्शन के ऊपर उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया? लेकिन जो उनके अपने जो मामलात थे, जिस तरह के उनका कॉन्डक्ट था, उसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने उनको मिसकॉन्डक्ट पे फारग कर दिया। इज नो लॉन्गर अ जज। शक तो होता है ना कि आपने ही उनको ट्रांसफर करवाया, आपने ही केस उनके पास लगवाया, तो शायद कोई उनके साथ अरेंजमेंट था पहले से। ये शक तो पैदा होगा कि नहीं होगा? मैं मोहतरम जो अदलिया है उसके किसी जो जज साहिबान हैं मुअज़्ज़ज़, उनके पर्सनल के बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ तो अब जज है ही नहीं है कि जो ये फैसला अल-अज़ीज़िया केस में आया था वो जज है जिसे हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने डिसमिस किया है मिसकॉन्डक्ट में। मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के सारे ढांचे में ये गुंजाइश है कि हर डिफेंडेंट जो है प्रोसेस को लटकाता है ताकि टाइम बाय करता है, ताकि केस खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। देखिए मोहित, हमारी यहाँ प्रॉब्लम यही रही है, हर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम रही है कि जिस वक्त वो गवर्नमेंट इन प्लेस होती है तो उसके खिलाफ या उसके लीडरों के खिलाफ जो केसेस होते हैं वो फौरन अंडर द कारपेट चले जाते हैं। मादी में भी आप कई इश्यूज उठा के देख सकते हैं और यही हमें आज भी नज़र आ रहा है। इस तरह के अगर इमरान खान साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया कोर्ट ने, या इवन फॉरेन फंडिंग केस देख ले इलेक्शन कमीशन का, 5 साल से लटका हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा क्या काम है कि वो उस केस को लटकाए जा रहे हैं। ये जो इश्यूज है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ द डे को एक एडवांटेज मिलता है, कोई भी गवर्नमेंट को, और यही हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वो नजर नहीं आता कि वो वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते। यही हमारी प्रॉब्लम। लेकिन आज मुझे ऑपोजिशन के रवैये से मायूसी हुई, इसलिए कि आप वॉकआउट का मतलब वॉकओवर होता है। आप असेंबली में चले 190 लोग थे, फर्ज करें 190 थे और उनके 200 थे, 190 लोग अगर ऑपोजिशन के हों तो वो हैवक क्रिएट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वो आपने तो बिल्कुल इजी कर दिया उनको वॉकआउट करके। तो वॉकआउट की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। वहां आप रेजिस्ट करते जिस तरह, अगर ब्रेक ले लूं मज़हर साहब, मैं ब्रेक ले लूं, इस डिस्कशन को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए नाजरीन, जॉइन यू आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, 16-17 मिनट की जमी हुई ये डिस्कशन है। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन पहले हम डिस्कशन को थोड़ा सा चलाएंगे ताकि हारून रशीद साहब जो है इसके अंदर आ सकें। मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, अब वक्त से पहले जो एक चीज़ खुर्रम दस्तगीर साहब ने पॉइंट आउट की वो ये है कि इमरान खान भी एक दहशतगर्द थे, वो भी एक एब्सकॉन्डर थे। मेरा आर्गुमेंट यह है कि इमरान खान के ऊपर जो केस बना वो केस ही फ्लॉड था ऑन द फेस ऑफ इट। वो था ही नहीं उस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे जहाँ SP नेकोकारा को मारा गया। वो हुकूमत ने बना दिया अपनी ताकत से। अब क्या ये केसेस को उसी तरह से देखा जाएगा? अब उनके जो वारंट्स निकले थे, हाँ, आप ज़रा ज़हन में रखिए, ये केस बनता है मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। उनके जो वारंट्स निकलते हैं, जज साहब ख़ुद वो वारंट्स जाके एग्जीक्यूट नहीं कराते। जो मौजूदा हुकूमत होती है उसका काम होता है कि वो जाए, अदालत के वारंट्स हैं, इमरान खान साहब को अरेस्ट करे और लाके अदालत के सामने पेश करे। तो वो इनकी हुकूमत ने करना था, इनकी हुकूमत के पास चले जाते थे और ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करते थे। हालांकि आपके सामने सबके इल्म में है कि वो बनी गाला में ही होते थे। क्यों नहीं करते थे एग्जीक्यूट? वैसे बाय द वे, आप क्या वजह थी? आपने वारंट इशू कर दिए, उनको बदनाम भी किया, अभी भी कह रहे हैं, एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया?
अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये फैसला मैं कम से कम जो है मुझे नहीं इसका अंदाजा देखिए ना, आपकी हुकूमत थी, आपने उनके वारंट दहशतगर्दी के इशू कर दिए कि दहशतगर्द है, आपने कहा एब्सकॉन्डर है, दौड़ गया, उधर ही रह रहा था 2 मील दूर, क्यों नहीं पकड़ा जाके आपकी हुकूमत? ये नहीं मैं जानता जी कि हमने क्यों नहीं पकड़ा। गालिबन कैबिनेट मेंबर थे। ये वही वजह है जिसकी वजह से हमने इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए थे कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो कायम रखा जाए, और आई थिंक हमने शायद इसको ज़्यादा टॉलरेंस शो कर दी जितनी शायद वारंटेड नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। 126 दिन का धरना जब इन्होंने जंगले तोड़े थे पार्लियामान के, तब भी तो बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए था। जब पीटीवी पे कब्जा किया था तब भी तो बहुत सख्त एक्शन, लेकिन गालिबन मेरे ख्याल में उस वक्त हालात ऐसे थे कि ये एक डेमोक्रेटिक टॉलरेंस जो थी, स्पीकर वाज कम्प्लीटली इन हिज राइट्स कि इनके सबके इस्तीफे एक्सेप्ट करके, तो इनकी 27 सीटें थी, नए इलेक्शन करा देते, लेकिन हमने नहीं कराए, हमने को पार्लियामान में रखा। डॉक्टर साहब कि वो इमरान खान साहब उस एटीसी के केस में चूंकि इन्होंने वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं कराए, जब उन्हें इल्म हुआ वो खुद अदालत के सामने पेश हुए, और अब वो ना कोई एब्सकॉन्डर थे ना कुछ, और उन्होंने वहाँ पे जो इन्होंने एग्जेम्पशन की दरख्वास्त दी, इनकी दरख्वास्त आई कन्विक्शन के बाद, उनका ड्यूरिंग ट्रायल, अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे एग्जेम्पशन दे दीजिए, जब अदालत चाहेगी मैं हाजिर हूँगा। तो ही इज नॉट एन एब्सकॉन्डर, वहाँ पे किसी किस्म के वो एब्सकॉन्डर। अच्छा, वो असद उमर पे भी किया हुआ था, देखिए ना, ये तो ऑन द प्राइम फसाइल। जनाब सदर मोहतरम के ऊपर भी केस है, सदर मोहतरम पे वही दहशतगर्दी का केस, और वजीर खारजा पर भी, किस पे है? वजीर खारजा पर भी, शाह महमूद का। लेकिन अब देखे ना, जब अब एक हुकूमत इस किस्म के केसेस इनिशिएट करती है जिसमें आवाम नास को खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है कि दर हकीकत की दहशतगर्द नहीं है, तो वो फिर केसेस की क्या अहमियत रह जाएगी? नहीं देखिए, ये जो बात आपने एक की, मतलब आप उसको इक्वल करना चाह रहे हैं, इक्वल कैसे लगेगा? असद उमर कौन बिलीव करेगा कि दहशतगर्द था, नेकोकारों को मारा? मैं करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो कवानीन का इस्तेमाल है वो इसी तरीके से होता है। हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, गाँव में, जब आपने किसी को तंग करना हो तो फिर आप उस पुलिस अफसर को पुश करते हैं। सुनिए, आप कह रहे हैं कि ये जो कवानीन ये जो मेरा अपोनेंट करप्शन के, मैंने अगर ये और वो जो केस बना था दहशत, मैंने कभी राज साहब को तंग करना हो ना तो मैं आपको पंजाबी ज़बान कहूंगा, ATS 7 ATA लगा दो, ठीक। तो दिस इज हाउ द लॉ इज ऑपरेटेड। और ये इशू बड़ा संजीदा है, जिसपे अगर हम इस पे स्ट्रिक्ट लो सेंसो अगर जाएंगे तो फिर कोई भी इस मामले में। हारून रशीद साहब की क्विक कमेंट, फिर हम अजहर अब्बास साहब की तरफ जाएं। आपका मेडन क्या कहते हैं? ओपनिंग है, बैटिंग, ओपनिंग में है, बॉल, ओपनिंग हिट, क्या सवाल क्या है? नहीं, सवाल यही रनिंग डिस्कशन है कि इमरान खान और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पे जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दहशतगर्दी का केस बनाया था, SSP नेकोकारा का, फिर उन्होंने केस तो बना दिया, उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी की नहीं इनकी उनकी। अब खुर्रम साहब कहते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त, ये कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों गिरफ्तारी नहीं की। तो क्या इसलिए की कि भाई डरते थे, और क्या है, इस मुल्क में कानून ताकतवर के लिए थोड़ी होता है, कमजोर के लिए होता है। और अगर कानून इस सख्ती के साथ नाफिज होने लगे तो इनमें से बचेगा कौन? ना PTI के बहुत से लीडर बचेंगे, ना नून लीग के बचेंगे, ना पीपल्स पार्टी के बचेंगे। तो कानून तो मेरे आपके लिए है, इन लोगों के लिए थोड़ी है। नहीं, ये डरते किससे थे? इमरान खान तो अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान से डरते थे, और किससे डरते थे यार? मजहर अब्बास साहब, क्या वजह है कि PMLN की हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब ने केस तो बनवा दिया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया इमरान खान को? देखिए, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उन्हें अंदाजा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करके जितना क्राउड उधर मौजूद था उससे डबल क्राउड हो जाएगा। पॉपुलैरिटी हमेशा ऑपोजिशन के साथ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट जाती है। तो अगर उनकी गिरफ्तारी उस वक्त होती, और यही डायलेमा इस वक्त जो खुर्रम दस्तगीर साहब बात कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल टॉलरेंस शो किया। आप कानून पर अमल करते हैं, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस थोड़ी शो करते हैं। अगर एक वारंट गिरफ्तारी हुई है, वारंट इशू हुए हैं, तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, या आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि ना करें, वारंट इशू ना करें, हम केस विड्रॉ करते हैं। आप केस भी विड्रॉ नहीं कर रहे, आप गिरफ्तार भी नहीं कर रहे, और आज आप उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की केस का नहीं तो मजहर अब्बास साहब, लेकिन जो आपने टेररिज्म की बात, क्या हम इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन्होंने खाली इमरान खान पे थोड़ा किया हुआ था, इन्होंने असद उमर, आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी सब पे वही दहशतगर्दी का केस डाला हुआ था,
तो उसको यकीन भी कोई नहीं करता था मीडिया में और सिविल सोसाइटी में कि इन सब लोगों ने मिलकर एसएसपी नेकोकारा को मारा। एसएसपी नेकोकारा ने खुद भी नहीं कोई करवाई रिपोर्ट इन सब लोगों के खिलाफ। तो चूंकि इनकी पोजीशन वीक थी, ये उसको पॉलिटिकली यूज कर रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि वो केसेस भी थे और ये जो अभी केसेस हैं करप्शन के, ये इक्वल हो गए हैं। यहां बेसिक इशू ये है, ये इस पे जरा कमेंट कर, क्या समझ आती है? वो दहशतगर्दी और ये करप्शन इक्वल है? मोहित, पुलिस ऑफिसर के पे अटैक से ज्यादा सबसे सीरियस केस तो पीटीवी पर टेक ओवर था। यानी दुनिया में अगर आप सरकारी टेलीविजन को टेक ओवर करते हैं तो वो तो सीधी सीधी बगावत थी, वो तो बगावत के जुमरे में आता है। कल फर्ज करें उस दिन पीटीवी के न्यूज रूम में घुसकर उधर वो ऐलान कर देते, ताहिरुल कादरी साहब के माफ कीजिएगा, ताहिरुल कादरी साहब के सपोर्टर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स बन जाते और वहां से ऐलान कर देते तहरीक इंसाफ और पैट की गवर्नमेंट का, तो पीटीवी पर टेक ओवर के केस को कितना स्मूथली जो है वो खत्म कर दिया गया। आप ये देखें कि उसमें ना आपके रियासती केस तो बना था, लोग गिरफ्तार हुए थे उस केस में। नहीं गिरफ्तार हुए, फिर क्या हुआ उस केस का भाई? नहीं, वो केस तो बना था मजहर, केस तो बना हुआ क्या? मैं अगर सवाल पूछ लूं मदर साहब से, वो ये है कि बगावत के केसों में अगर कोई कमी थी, वो इस हुकूमत ने पिछले 3 दिन में 3 सहाफियों पर बगावत के केस बनाकर पूरी कर दिया। माशाल्लाह बगावत के केसेस की भी बाहर आ गई। असद अली तुर्क पे भी बगावत का केस है और उसमें भी बगावत का केस है, फारूकी पे भी बगावत का केस है। तो ये बस बगावत के केस जो हैं वो अगर पीछे कोई कमी रह गई थी वो हुकूमत। राजा मेरे पास अब क्विक रिस्पॉन्स टू दिस। देखिए, बात वही है कि जैसे इन्होंने कहा कि क्यों नहीं अरेस्ट किया, ये इसको अगर आप इधर ले आए कि जनाब इमरान खान से डरते थे, तो यहाँ देख लें कि हुकूमत ने खुद मियां नवाज शरीफ को कैबिनेट ने इजाज़त दे दी कि वो बैरून मुल्क चले जाएं इलाज के लिए। पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं दी ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल दी थी या हाई कोर्ट ने कि आप खाली जेल की सलाखों से बाहर जाके अपना इलाज कराइए। बाहर जाना ना जाना हुकूमत का प्रेरोगेटिव था, इट वाज द कैबिनेट। तो उधर भी पॉलिटिक्स थी, इधर भी पॉलिटिक्स थी, और यही वो चीज़ें हैं कि जो अदारों को कमज़ोर करती हैं। अब अगर इमरान खान अगर वाकई ही इतने मैनूवर कर सकते हैं तो 2-2.5 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, वो क्यों ना अपने एटीसी के केसेस ख़त्म करवा लेते कि भाई ये ख़त्म करो, ये किस किस्म के केसेस हैं। लेकिन वो कानून अपने प्रोसेस में चल रहा है तो चलना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे एटीसी की कोर्ट्स को और उस प्रोसिक्यूशन को कि जनाब ये हमारे या हमारी। ये वैसे क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? मतलब देखिए, वो कानून को अपना वो दे रहे हैं कि वो अपना स्पेस ले और अपने तरीके से, अगर एविडेंस नहीं है। सवाल बार बार उठेंगे, चीनी वालों क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पंजाब से 60 लाख टन नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, ये हुकूमत के ही नारे थे बहुत बड़े बड़े, हमने पता नहीं कितनी बड़ी फोरेंसिक कमीशन रिपोर्ट 346 सफ़े की पब्लिश कर दी और हमें पता चल गया कि कौन कल्प्रिट है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 60 लाख टन आटा, 60 लाख टन आटा जो है वो पंजाब से चोरी हुआ, उसको एक बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। तेल में 300 अरब रुपए का घपला हुआ, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो ये तो एनआरओ तो गलोर है ना कि जी जहांगीर तरीन साहब जिनके पास 20% मार्केट है पाकिस्तान की चीनी की, वो बाहर तशरीफ ले गए। अच्छा, अब हारून रशीद साहब आप ये कह रहे हैं कि वैसे जो रिपोर्ट्स थी वो तो हुकूमत ने पब्लिश कर दी, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन थी उसमें किसी को इंडाइट तो नहीं किया गया था, ना किसी फैक्ट्री को। शहजाद अकबर साहब ने बकायदा एक एक्शन प्लान को हमके सामने रखा था कि हम ये काम करेंगे, हम ये इन्वेस्टिगेशन करें, हम इतने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। आज वो भूल ही गया सब। लेकिन ना लोगों को आइडेंटिफाई किया, ना इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक प्रोसेस की निशानदेही की और जो रिपोर्ट आई थी उसको मनो अनपब्लिश कर दिया गया। हारून रशीद साहब, योर कमेंट टू दैट। गुजारिश ये है कि कब किसी हुकूमत में, वो इमरान खान की हो, पीटीआई की हो, की नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, जनरल मुशर्रफ की हो, कब किसी हुकूमत ने कानून को पूरी तरह नाफज करने की कोशिश किया है? 200 पुलिस अफसर, मजहर साहब ने पिछले दिनों पॉइंट आउट किया, मेरे ध्यान से उतरा हुआ था कि कत्ल किए गए जो 95 में जिन्होंने टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, वो मशहूर ऑपरेशन जिसके बाद टेररिज्म खत्म हो गया था, और उनमें से फिर जो 500 टेररिस्ट गिरफ्तार थे वो नवाज शरीफ ने रिहा किए और 50 करोड़ रुपए रियासत ने तावाने जंग अदा किया गद्दारों को, डकैतों को। तब किसी हुकूमत ने कायदे आजम के बाद आनवर्ड कोई कम कोई ज्यादा, किसी का कसूर ज्यादा है किसी का कम है, और वो तो फिर लंबी बहस हो जाएगी, हम जुजियात में चले जाएंगे।
ओ भाई, कानून गरीब आदमी के लिए है, कमजोर के लिए है। नवाज शरीफ 73 ईयर्स में वाहिद एक्सेप्शन है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर जाने की इजाजत दी गई। ना इमरान खान पर कानून नाफिज हो सकता है, ना नवाज शरीफ पे हो सकता है, ना जरदारी साहब पे हो सकता है। जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि जरदारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है, उन्हें कुछ हकायक का मैं माफी चाहता हूँ इल्म नहीं है। जरदारी के साहब के साथ बात हो रही है, उन्हें बाद रियायतें दी गई हैं, उनसे काम लिया जा रहा है। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये क्विक कमेंट, चूंकि उन्होंने कहा है कि जो नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन था, उसके बाद जो पुलिस वाले थे जिन्होंने वो ऑपरेशन किया, उनको MQM ने चुन चुन के मारा उस वक्त जब आपकी हुकूमत थी। देखिए ना, लेकिन ये एक माजी का मामला है, हमारी आंखों माजी है तो नहीं, तो देखिए ना, गवर्नमेंट से प्रायोरिटी सेट करनी है। हम सब की आंखों सर, ये प्रायोरिटी नहीं है। 200 पुलिस वाले मार रहे हैं। आप मेरे को कह रहा कि पिटाई पे तो आप कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमारी आंखों के सामने जनवरी 2019 में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को सिक्योरिटी एहलकारों ने गोलियों से भून दिया। साहिवाल का वाकया किसकी पकड़ हुई? ये तो 1995 की बात कर रहे हैं ना मोहतरम हारून साहब, लेकिन ये तो भी हमारी आंखों के सामने वाकया हुआ। लेकिन कानून में हमारी इस कैपिटल के अंदर ताहिर दावड़ का अगवा हुआ इस हुकूमत के दौर में। उनकी लाश अफगानिस्तान से मिली। वो हुकूमत ने किया अगवा ताहिर दावड़ का? नहीं, हुकूमत ने इन्वेस्टिगेट करना था ना, जिस तरह इन 200 पुलिस अफसर को इन्वेस्टिगेट करना था कि ताहिर दावड़ कैसे अगवा हो, मैंने अभी मजहर साहब लाश जो है 2 सूबे गुजर के अफगानिस्तान कैसे पहुंच गई, वापस कैसे आई। मजहर अब्बास साहब, आप सब, चूंकि ऑपोजिशन बार बार साहिवाल के वाकये की तरफ इशारा करती है, जो उस तरह का है जैसे लंदन में हुआ था, जब एक ब्राजीलियन मासूम आदमी को लंदन पुलिस ने दहशतगर्द समझ के मार डाला था बिकॉज इंटेलिजेंस टिप गलत थी। जो साहिवाल का वाकया है, क्या आप समझते हैं कि साहिवाल के वाकये में मेंजरी उस तरह से एस्टेब्लिश हो सकता है, पर्पस या मोटिवेशन, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मॉडल टाउन है, जिस तरह से कोई और चीज है, जैसे MQM ने मारा, लोगों को चुन चुन के मारा पुलिस वालों को, उस तरह से उसको इक्वल करार दिया जा सकता है? साहिवाल और मॉडल टाउन में कोई फर्क नहीं है। साहिवाल में आपने देखिए, और जाके मालूम कर लें, आप इन्वेस्टिगेट कर लें कि साहिवाल में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट गई वो यही थी कि जी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हुआ है जो भी हुआ है, और इसी वजह से उन पुलिस ऑफिसर को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। मॉडल टाउन में क्या हुआ? आइडेंटिकल तरीके से मॉडल टाउन में पुलिस ऑफिसर्स बचे हैं। मॉडल टाउन और साहिवाल दोनों में पुलिस ऑफिसर्स को बचाया गया है। कर दे, साहिवाल में एक डेथ स्क्वाड था, साहिवाल में एक एंटी टेरर डेथ स्क्वाड था, जो असैसिनेशन स्क्वाड था, जिसको इंटेलिजेंस गलत दी गई, लंदन की तरह। जैसे ब्राजीलियन को जब मारा गया तो गलत इंटेलिजेंस थी, गलत आदमी को मार दिया गया। साहिवाल में गलत गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी गई, इंटेलिजेंस टिप रॉन्ग थी, इसलिए वो लाइन ऑफ ड्यूटी हो सकती है। मॉडल टाउन में तो ऐसा कोई है ही नहीं चीज, वहां तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने मुखालफिन के पास पुलिस भेजी जो नहीं भेजनी चाहिए थी। राजा आमिर अब्बास साहब, लास्ट 60-70 सेकंड्स। जो साहिवाल के इंसिडेंट्स है उसको आप किसी भी तरीके से मॉडल टाउन से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक मीटिंग होती है, सूबे के जो एग्जीक्यूटिव चीफ्स होते हैं वो बैठते हैं, उसके बाद डिसीजंस होते हैं, उसके बाद क्या मसला होता है कि जनाब ये बैरिकेड्स हैं, किसी भी तरीके से इस पॉलिटिकल जो इकट्ठ हो रहा है इसको आगे आने नहीं देना, इसको रोकना है। और छत पे बैठे हुए लोगों को आप एक प्लानिंग के साथ जाके इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो यू कैन नॉट कंपेयर विद दिस कि एक गाड़ी जा रही है रोड पे, उसके ऊपर आपने एक फायर कर दिया। नहीं सर, उनको गाड़ी का इल्हाम हुआ था कि ये वाली गाड़ी रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है ना। अब नहीं, वो भी तो प्लान करके गाड़ी का नंबर दिया। क्या मोटिव हो सकता है? इंटेलिजेंस नहीं है, वो ठीक है। क्या इंटेलिजेंस थी? इस पे हम बहस कर लेते हैं, इस पे फिर बहस कर लेंगे। उसमें क्या मोटिव हो सकता है? साहिवाल के इंसिडेंट में उस बंदे का नाम क्या, वो प्लान के बगैर? मॉडल टाउन आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट था, आपने पुलिस भेजी बैरिकेड हटाने के लिए, उसमें क्या था? डॉक्टर साहब, ये आपकी एलिगेशन। तो आपकी क्या एलिगेशन? कि भी एक ऑपरेशन था व्हिच वेंट बैड। ऑपरेशन किस चीज के लिए था? उस बैरियर हटाने के लिए। तो बैरियर हटाने के लिए ऑपरेशन क्यों करना था आपने? देखिए, उसकी 4 दफा इंक्वायरी हो चुकी है। वो तो आप नहीं करवाई। अब 2.5 साल से ये करा लें। अब आप ये भी सवाल करें कि इस हुकूमत ने मॉडल टाउन की इंक्वायरी क्यों नहीं की? वक्त हमारा नाज़रीन खत्म हो गया। पाकिस्तान की सियासत और कानून के हवाले से ये बहस आपने देखी, फैसला आपका है। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।